हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का बायोलॉजिकल चैप्टर। दोस्तों ये चैप्टर 4 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दोस्तों ये कोशिकाओं के बारे में है, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर और इसका जो है प्रकार किस तरह से कार्य करता है, कैसे इसका फंक्शन है हमारे शरीर में। तो हम हर तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम मिटोसिस मिसोसिस विभाजन के बारे में भी जानेंगे। तो इसे सारे कुछ करेंगे, लेकिन जो है इस सब करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is components of the cell. Friend, here components of the cells. What do you mean to the component of the cell? The major component of cells are 3 types: cell membranes, cytoplasma, and nucleus. What? Cell membranes, cytoplasma, and nucleus. There is the cell membranes and plasma membrane. First is the cell membranes and plasma membranes. Here each cell has a limiting boundary. The cell membranes, plasma membranes are plasma lamina. It is a living membranes outermost in the animal cell but internal to be cell wall in plant cells. It is a flexible and can fall in as a food vesicule or amoeba or fall out as is the formation of the pseudopodia of amoeba. The plasma membrane is made of protein. Friend, the plasma membrane is made of protein and lipid. Plasma membrane is made of protein and lipid, and several models were to the purposes regarding to arrangement of protein and lipid. The fluid mosaic is a model as proposed by the Singer and the Nicholsons 1972. Is a widely accepted. It is represented in the figure. According to the fluid mosaic is a model, their plasma membrane is composed of lipid bilayer of phospholipids molecules into which is a variety of globular protein is embodied. Each phospholipid is a molecules has 2 ends and outers had hydrophilics as a water attracting, and their inner tail pointed a central hydrophilics and water repelling. The protein molecules are arranged in 2 different ways. The first is periferous protein since is a protein, and these protein are present on the outer and inner surface of lipid bilayer. The integrated protein is the intrinsic protein. This protein penetrate the lipids bilayer plastics are volar. Here they show this figure. The fluid mosaic model of cell membranes. The many has present a
glycoprotein, glycolipids, plasma membranes in a cross sections. Okay, no polars, lipid molecules, polar head, protein molecules on the side of membranes only. Cholesterol, protein molecule that travels as the membranes and exposes to the both surface, lipid bilayers. The many are also present in these cells. The next is the function. What is the function for this? The plasma membranes enclose the cell contents. It is a provide cell shape in animal cells. Example, the characteristic shapes of the red blood cells, nerve cells, and the bone cells. It is allowed to transport of contained substance into and out of the cells, but not all the substance. So much it is a term or selective permeable. Transport of small molecules such as a glucose, amino acid, water, mineral, and etc. Small molecules can be transported across the plasma membranes by one of their following three methods. First is diffusion. The diffusion is the molecules of substance move from their region of higher concentration to the region of the lower concentration. The diffusion is a higher concentration to the lower concentration. This does not be require energy. Example, absorption of glucose in a cell. And second is the osmosis. Osmosis is the movement of water molecules from the regions of their higher concentration to the regions of their lower concentration through the semi-permeable membranes. There is no expenditure of energy. Osmosis, the kinds of movements along to concentration gradient. And third is the active transport. What do you mean to the active transport? When the reduction of the moment of contained molecules is their opposite to that of diffusion from region to their lower concentrations. To go to region of their higher concentration, it would be required an active effort by their cells from which energies are needed. The energies are provided by the ATP adenine triphosphate. The active transport may be also be thought of carried molecules. So, transfer of the large molecules, bulk of transport. From mean, during the bulk transport, their membrane change its form and shape. It is occurred in the two ways: endocytosis, taking the substance in, and exocytosis, passing the substance out. Endocytosis are two types: endocytosis, phagocytosis, and pinocytosis, and the difference between the first is a phagocytosis, intake of solid particles, and pinocytosis is the intake of fluid droplet. And membranes folded out of goings around there are particles of forming a cavities, and thus there are engulfing other particles. Secondly, membranes folded in their form of cup-like structure and stuck in the droplet. Here shown in this picture, diagrammatic representation of phagocytosis and pinocytosis. There is a vascular cell surface membranes and investigation pocket in the membranes filled with the fluid. And the vascular contains cells product and the membranes close around a droplet forming to the vasculars. So the diagrammatic representation of their phagocytosis and pinocytosis. The cell membranes regulate movement of substance into and out of the cell. If the cell's membranes fail to the functioning normally, the cell dies. The cell wall in the bacteria and plants cell, the outermost cells cover present the outside plasma membranes is the cell wall about which we are cell study now. Bacteria cell wall is made up to the peptide cones given below in their structure and the function of the plant cells wall. The structure, outermost living, non-living layers present in the all plant cells and secreted by their cell itself. In a most plant, it is chiefly made up to the cellulose, but may be also contain other chemical substances such as pectins and glycolin. The substance constituting their cells wall is not simply homogeneous, but it is a constant of fine thread the fiber called the macrofibril, and it may be things 1 micron and transparent as the cells of the onion peel. In some case, it is a very thick as their cells would, and the function is here the function, the cell wall protect the delicate inner parts of the cells and begin it as it is a give to the shape to be shell. As it is a radius, it is not to be allowed to the distractions of the cell, thus leading to be
threadedity of the cells that is useful in a many way. It's a freely allow their passage of the water and other chemical into and out of the cell. There are a break into the primary walls of the adjacent cell through which is the cytoplasma of one cell remain connected with their other. This cytoplasma strand which is the connected one cells to the others one are known as the plasmodemata, and wall of two adjacent cells are formally joined by the centrotimes as the material is called to the middle lamella made of the calcium pestonate. जैसे दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि कोशिका के घटक तत्व होते हैं। कोशिका कुछ घटक तत्व होते हैं जो कि मुख्य अवयव के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं कोशिका के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं, ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होती है, केंद्रक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि ये सारे जो होते हैं कॉम्पोनेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है वह है कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली का जो है हमारे शरीर में क्या घटक का काम करता है। कहते हैं प्रत्येक कोशिका की एक जो है सीमाकारी सीमा होती है। देखिए हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है, जैसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ये एक सजीव झिल्ली होती है। कहते हैं प्राणी कोशिकाओं में यह सबसे बाहरी परत है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। ये बहुत ही लचीला होती है और अंदर जैसे कि अमीबा के खाद्य ध्वनि या बाहर जैसे कि अमीबा के जो है कुट पाद का निर्माण की ओर मुड़ जाती है, यानी जो है इसमें सोटोपोडिया पाई जाती है अमीबा में, तो इन्हीं की वजह से होती है। कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखती है। प्रोटीन व लिपिड के विन्यास के अनेक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। सिंगर और निकोलसन ने 1972 द्वारा दिया गया तरल मोज़ेक मॉडल। देखिए तरल मोज़ेक मॉडल जो थी इसके लिए जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा गया है। व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है ये, जो कि चित्र में भी दर्शाया गया है। तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार एक बात बताई गई थी, इसमें कुछ 3 बातें थी। पहला तो यही थी कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है फास्फोलिपिड अणुओं की दोहरी लिपिड परत होती है, जिसके भीतर अनेक प्रकार के जो है प्रोटीन अंतर्स्थापित रहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों इसमें जो है प्रोटीन अंतर्स्थापित रहती है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक फास्फोलिपिड अणु के 2 छोर होते हैं, एक बाहरी जलरागी सिरे होते हैं अथवा जल के अपनी ओर आकर्षित करने वाले छोर होते हैं। देखिए एक जल रागी होता है और एक जल जो है विरागी होती है, और केंद्र की ओर निश्चित भीतरी अथवा सिरा जो है जल विरागी जल विकसित करने वाला छोर होता है। यानी कह सकते हो कि एक जो होती है जल रागी जो जल के साथ मैच कर जाती है, और दूसरा जो होती है जल विरागी यानी जो जल के साथ कभी भी अटैच नहीं कर पाती है। तो ये महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं प्रोटीन के अणु 2 प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, एक है परिधन प्रोटीन, बाहरी प्रोटीन। देखिए दोस्तों ये लिपिड की दोहरी परत के बाहरी व अंदरूनी सतहों पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है अंगभूत या आंतरिक प्रोटीन। ये प्रोटीन लिपिड की परत को भीतर से पूरी तरह से या आंशिक रूप से भेदित हुए स्थित होते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण बात रखती है। यहाँ पर आपके समक्ष चित्र भी है, जो कि कोशिका झिल्ली की तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया गया था। इसमें देखिएगा तो बहुत ध्यान से देखने से आपको इसका सूक्ष्म जो है प्रदर्शित होगा। कहते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के अनुपात काट जो बनाई गई है बहुत ही विस्तृत बनाई गई है। इसमें हर चीज़ जो है क्लियर और साफ शब्दों में आप देख सकते हो, जैसे ग्लाइको प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, लिपिड द्विपरत हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इनमें विद्यमान होती है। तो इतना विस्तृत चित्र जो है प्रस्तुत किया गया था उनके द्वारा। अब देखिए इसमें जो है कुछ बात जो आ जाती है प्रकार्य की। तो कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के भीतर के सभी भागों को घेर रखती है, ये इसका फंक्शन हो गया। यह कोशिका की आकृति प्रदान करती है। प्राणी कोशिकाओं में उदाहरण के तौर पर लाल रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका आदि को विशिष्ट आकृति प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही होती है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली ही जो है जो इनको आकार प्रदान करता है। इसमें से होकर विशिष्ट पदार्थ कोशिका के भीतर या बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन सभी पदार्थ नहीं। अंततः रचनात्मक रूप से प्रगम यानी सिलेक्टिव परमेबल कहा जाता है। छोटे अणुओं का जो है परिवहन, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, पानी, खनिज, आयन आदि छोटे छोटे अणु प्लाज्मा झिल्ली के आर पार होते हैं, और इसके लिए 3 जो है विधियाँ परिवहन कर सकते हैं। वो 3 विधियाँ तो आपको पता ही होगा कौन कौन सी हैं। तो पहला विधि दोस्तों यही है विसरण यानी डिफ्यूज़न। फिर विसरण जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
विभिन्न पदार्थों के अणु अपनी उच्चतर सांद्रता के क्षेत्र से अपनी निम्न सांद्रता की ओर क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। इसके लिए ऊर्जा की अवशोषित नहीं होती है। उदाहरण किसी कोशिका के ग्लूकोज का अवशोषण। अब प्रासरण में क्या होता है? प्रासरण यही कहते हैं कि एक आर्द्र परागण झिल्ली के माध्यम से जल अणुओं को अपनी जो है उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से अपनी निम्न सांद्रता वाले, देखिए हाइयर से लोअर के क्षेत्रों में चला जाना। प्रासरण में कोई जो है ऊर्जा व्यय नहीं होती है। इस प्रकार की गति सांद्रता प्रबल होकर होती रहती है। उसके बाद है सक्रिय परिवहन। जब कुछ अणुओं को गति की दिशा विचरण की गति के विपरीत होती है, अर्थात अपनी निरंतर सांद्रता के क्षेत्र से जो है उच्चतर सांद्रता के क्षेत्र की ओर, तब इसमें कोशिकाओं को सक्रिय प्रयास करना पड़ता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा जो है एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफास से प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, ऊर्जा का जो स्रोत होती है वो एटीपी होती है, यानी एडिनोसिन ट्राइफास से प्राप्त होती है। कभी कभी आपके समझ जो है एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो याद रखना कि इसका फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, सक्रिय होते हैं जो परिवहन की वाहक यानी कैरियर के अणु के द्वारा भी ले जा सकता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात कहते हैं कि बड़े अणुओं का परिवहन। देखिए थोक परिवहन कैसे होती है, बड़े अणुओं की जो परिवहन होती है अब वो कैसे होती है। कहते हैं बड़े अणुओं के थोक परिवहन के लिए झिल्ली अपना जो है स्वरूप आकृति बदल लेती है। यह दो प्रकार से होती है। इसके लिए जो है एंडोसाइटोसिस यानी एंडोसाइटोसिस जो होती है पदार्थों के भीतर की तरफ लेती है। ठीक है, पदार्थों को जो होता है इंडो मतलब अंदर की तरफ लेती है, और उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर की तरफ। देखिए दोस्तों, नाम से ही पता है, इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, तो बाहर पदार्थों के निकालना। तो ये आप याद भी कर सकते हो बहुत आसानी से। अब कहते हैं एंडोसाइटोसिस के दो प्रकार होते हैं। देखिए एंडोसाइटोसिस जो होती है दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन से हैं देखिए, इसमें बताया गया एंडोसाइटोसिस दो प्रकार की होती है। एक तो है भक्षकाणु क्रिया यानी कोशिकाशन यानी फैगोसाइटोसिस। दूसरा जो है कोशिकोपायन यानी पिनोसाइटोसिस। इसका पहला पॉइंट ये बताता है कि ठोस पदार्थों को ग्रहण करता है। ये जो है ठोस पदार्थों को इनहेल करता है, और ये जो है तरल बिंदुओं को ग्रहण करता है, यानी बहुत तरल बिंदुओं को जो है आकार के जो ग्रहण करता है। दूसरी बात इसमें यही बताई जाती है कि झिल्ली कण के चारों ओर बाहर की तरफ घेरा सा बनाकर एक गुहा बना लेती है, और इस प्रकार कण को चारों ओर से घेर लेती है, तब जाके ये इनहेल करती है। इसमें जो होता है झिल्ली भीतर की तरफ घेरा सा बनाकर जो है प्लाज्मा नुमा संरचना बना लेती है, जिसके भीतर बंदूक चूस ली जाती है, यानी सबकी सब जो आती है चूस ली जाती है। और यहाँ पर जो है एक विशिष्ट जो है डायग्रामेटिक भी शो करने की कोशिश किया गया है। फेगोसाइटोसिस के और पिनोसाइटोसिस के आरेखी निरूपण करने की कोशिश किया गया है, जो कि बहुत क्लियर बता देती है कोशिका सतह झिल्ली हो, चाहे यहाँ पुटिका कोशिका के उपाद होते हों, या झिल्ली बंदूक के चारों ओर जो है बंद हो जाती है। ठीक है, और इसके पुटिका बनाती है, तो ये भी एक विशिष्ट रखता है। देखिए डायग्राम भी बहुत कुछ बताता है, और एग्ज़ाम व्यू से जो है डायग्राम अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये आपको करना चाहिए, और डायग्राम जितने भी है वो बनाना भी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको डायग्रामेटिक शो करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि ये शो नहीं कीजिएगा तो आगे अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी एग्जामिनर चेक करता है कि डायग्रामेटिक होता है तो वो काफ़ी अच्छा मार्क्स देने की कोशिश भी करता है। कहते हैं कोशिका झिल्ली पदार्थों के कोशिकाओं के अंदर आने जाने का नियंत्रण भी करता है। देखिए कोशिका झिल्ली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है कि कोशिका जो होती है अंदर जाने आने का नियंत्रण करना। ये कोई आम बात नहीं है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अंदर कोशिका झिल्ली का ये कार्य भी होता है कि वो नियंत्रण करती है। समझे दोस्तों, ये यदि कोशिका झिल्ली के अपना सामान्य पर कार्य नहीं कर पाती है तो कोशिका मर जाती है। अगर ये अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाती है तो ये जो होती है डाई हो जाती है। तो देखिए इतना इम्पोर्टेंट कार्य होने के पश्चात, ठीक है, इसको विशिष्ट बनाता है। उसके पश्चात है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति भी अपना एक विशेष स्थान रखता है। कहते हैं जीवाणु और पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर का आवरण है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली को बाहर होता है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति को बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि कोशिका भित्ति होती क्या है और इसके क्या है। तो कहते हैं जीवों की कोशिका भित्ति जो है पेंटिग्लोकाइन की बनी होती है, यानी पेंटिडोग्लोकाइन की बनी होती है। कहते हैं नीचे पादप कोशिका की भित्ति की संरचना व प्रकार्य का वर्णन भी दिया गया है। देखिए दोस्तों संरचना क्या होती है, फंक्शन क्या होती है इसकी। तो जो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, कहते हैं सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाले सबसे बाहरी जो है जीवित यानी निर्जीव परत स्वयं होती है। पादप कोशिका में पाई जाने वाले सबसे बाहरी निर्जीव परत पाई जाती है। ठीक है, यानी जो बाहरी होती है वो निर्जीव होती है, स्वयं कोशिका द्वारा जो है संतरित की जाती है। ठीक है, इस रचना है दोस्तों, याद रखना, यानी स्ट्रक्चर है। पादपों में सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इनमें अन्य रासायनिक पदार्थ भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे पेप्किन या ग्लेन। कोशिका भित्ति को बनाने वाले पदार्थ जो सामान्य नहीं होते हैं, बल्कि महीन रेशे तथा तंतुओं के रूप में होते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र तंत्रों यानी माइक्रो फैब्रिक भी कहते हैं। ठीक है, फैब्रिल्स कहते हैं। यह भित्ति पतली 1 माइक्रोम हो सकती है और पारदर्शी भी, जैसे कि प्याज की आपने देखा होगा जो है ऑनियन पिल, तो उसी प्रकार से ये होती है। लेकिन कुछ सामान्य मामलों में यह मोटी भी हो सकती है, जैसे कि कष्ट की कोशिकाओं में। अब इसका जो है क्या कार्य है ये भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसका जो फंक्शन होता है, कोशिका भित्ति कोशिका के भीतरी नाजुक भागों की सुरक्षा प्रदान करता है। कड़े होने के कारण यह कोशिका के आकृति प्रदान भी करता है, यानी कड़ा होने के कारण जो है इसको आकृति भी प्रदान करता है। कहते हैं कड़ी होने के कारण जो है ये कोशिका को फूलने नहीं देती है और इस प्रकार कोशिका के भीतर सुपूर्ति बनी रहती है, जो कोशिका के लिए अनेक प्रकार के लाभकारी भी सिद्ध होती है। इसमें होकर जल तथा सामान्य रसायन कोशिका के बाहर और उसके भीतर मुक्त रूप से आ जा सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि रसायन कोशिका से बाहर और उसके भीतर मुक्त रूप से आ जा सकती है। उसके बाद पश्चात सीमावर्तीय कोशिका के प्राथमिक भित्ति में छिद्र होते हैं, जिन्हें एक कोशिका या कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका द्रव्य से जुड़ी रहती है। ये कोशिका द्रव्य तंतु या कोशिका के दूसरी कोशिका से जोड़ते हैं, जिसका नाम जो है हमने दिया है प्लाज्मोडेस्मा नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं दो सीमावर्तीय कोशिका एक दूसरे से एक जोड़ने वाले पदार्थ चिपचिपे से बंधी रहती है। इसे हम मध्यवर्ती लमेला कहते हैं, जो कैल्शियम पैक्टिन्स का बना होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसको बनाता है। दोस्तों ये टॉपिक जो था हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बी पार्ट में। इसका जो आगे का पार्ट होगा हम सी पार्ट में करेंगे, द साइटोप्लाज्मा एंड द सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसके बाद जो होगा हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना भूमिका होगा। तो ये चैप्टर जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ये पार्ट जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन सी पार्ट जो है और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर सी पार्ट देखना है तो आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी जो है आपको तीसरा पार्ट जो है आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो इसी तरह आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को देखते रहिए। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाना है तो आपको जो है दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि आपके तक ही सीमित ज्ञान रहेगा। ये त्रिपाण स्टडी नहीं चाहता कि हर एक व्यक्ति के समझ जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उसमें उनके तक जो है ये वीडियो पहुँचे और इस वीडियो से जो है वो लाभान्वित हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है तो वो उनको भी यही होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो उसको जो है आगे प्रोत्साहित करने की भी कोशिश करना चाहिए। और इसमें जो है आपका बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा हो सकती है। देखिए दोस्तों कहते हैं ना कि जग कल्याण इंसानों के जो है परम धर्म होना चाहिए। कहते हैं आज जो है हर जगह लोभ माया ही फैला हुआ है, चारों तरफ लोग जो है अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं और कहते हैं कौन लाइक करता है कौन शेयर करता है, हमारा तो मकसद पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों क्या पता जिस चीज़ को आप मिस कर रहे हो, जिस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो वो आगे चल के आपके लिए नुकसानदायक हो। ठीक है, क्या पता कि मैं आगे कुछ करा ही ना सकूं। तो मुझे पता है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दुनिया में सब कुछ आते हैं चले जाते हैं, कुछ भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना कि अगर यही बात सब सोच के चले जाते तो शायद हमारा देश आज़ाद नहीं होता। महात्मा गांधी भी यही बात सोचते कि चलो हम भारत को आज़ाद करके हमें क्या मिलेगा, तो आराम से वो बैठ जाते। चाहे भगत सिंह होते जो कुर्बानी जो दे के गए हैं, ठीक है, वो भी अगर आराम से बैठ जाते तो शायद हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता। कहते हैं बूंदे बूंदे कोशिश करने, बूंदे बूंदे जो होती तालाब भरती है, तो बूंदे बूंदे कोशिश करने से ही कामयाबी की उस ऊंचाई पे पहुंचा जा सकता है। तो इसमें जो है आप लोगों का जो है विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक हूँ और मुझे जो है आप लोग ही अनेक बनाओगे, और ये प्रयास मैं देख भी रहा हूँ और मेरे समक्ष भी है। तो इसी तरह से जो है आप लाइक शेयर भी कीजिए और दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाइए, क्योंकि ये बात नहीं सोचना है कि हमारा काम तो निकल गया हम क्यों ऐसा करें।
नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप भी आगे चल के एक महत्वपूर्ण अपना जीवन का योगदान दे सकते हो हर एक कार्य में। तो अभी से इग्नोर करना सीख जाओगे तो शायद आगे कैसे हमारा देश तरक्की करेगा, कैसे कोई भगत सिंह बनने की कोशिश करेगा, कैसे कोई जो है गांधी का जो है प्रतिबिंब बनने की कोशिश करेगा, कैसे हमारा देश जो है आगे तरक्की की राह पे चलेगा, और कैसे हमारा जो है धरती पे इतने इतने खोज होंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको भी अग्रसर होना पड़ेगा, और अग्रसर तब होइएगा जब अच्छे कर्म कीजिएगा, अच्छे कार्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों से फैलाइएगा। जितना फैलाइएगा उतना अच्छा रहेगा, तभी तो आगे भविष्य में आप ही साइंटिस्ट बनिएगा, और आप जो है हमेशा त्रिपाण स्टडी सेंटर को याद रखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे भविष्य में ऐसे ऐसे बच्चे साइंटिस्ट बने जो पूरे विश्व को हिला के रख दे और पूरे विश्व को जो है इंडिया का लोहा मानने पे मजबूर हो जाए। तो इसी के साथ दोस्तों जो है हम अगला पार्ट सी में मिलेंगे। देखिए, ये बातें जो होता है आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप जो होते हो प्रोत्साहित होते हो, और मुझे भी प्रोत्साहित करना अच्छा लगता है। तो आप भी प्रोत्साहित होइए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों तक फैलाइए। यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का विषय है, और त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा जो है आपके लिए अग्रसर रहेगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।